स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार, मैं हूं हेमंत भाई। आप देख रहे हैं सौदा आपका। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं हेडलाइन। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बावजूद भारतीय बाजारों में बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार। सेंसेक्स करीब 100 अंक ऊपर, निफ्टी में 1/4% की बढ़त। फार्मा और रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी। कोल माइन बिल के राज्यसभा में पास होते ही सरकार अगले ऑक्शंस की तैयारी में। अप्रैल अंत से 15 से 20 कोयला ब्लॉक की शुरू होगी नीलामी। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। और जेएसपीएल को सरकार के झटके के बाद दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत। सरकार से पूछा किस आधार पर नामंजूर की बोलियां, तारा कोल ब्लॉक के ट्रांसफर पर लगाई रोक। और सुप्रीम कोर्ट से सहारा को मिली कुछ राहत। जमानत के पैसे भरने के लिए दिया और 3 महीने का समय। 10 और प्रॉपर्टीज बेचने की भी मिली इजाजत। और पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका की वापसी। 3 विकेट जल्द गंवाने के बाद डुप्लेसी और डिविलियर्स ने संभाली बाजी। बारिश के चलते रुका खेल। या बाजार पर नजर डालिए। एक्सपायरी का हफ्ता है, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है भारतीय बाजारों में। सुबह से अब तक देखिए आप हरे निशान के साथ ही हमने कारोबार किया है। देखना होगा सेकंड हाफ और आगे भी इसी तरह का आलम रहता है या फिर सेल ऑन राइज का ये मार्केट जो है वो आज भी वैसा ही चलता है। जी हाँ, 21 अंक ही ऊपर है निफ्टी और सेंसेक्स में 80 अंक की बढ़त देखने को मिल रही है। आइए देखते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। अगर आप कंट्रीब्यूटर्स की प्लेट देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। जेएसपीएल जरूर कल भी निचले स्तरों से इसमें 8-9% तक की रिकवरी देखने को मिलती, 15% गिरने के बाद, और आज देखिए करीब 1.5% मजबूत है। आज जो दिग्गज हैं एचडीएफसी बैंक, ल्यूपिन, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऊपर ले जाने में। लेकिन आप देखिए आज फिर से एसबीआई, जी हाँ, कल भी दबाव में था, आज भी दबाव में है। इन्फोसिस जैसे दिग्गज, कल भी आईटी सेक्टर में प्रेशर देखने को मिल रहा था और आज भी देखिए आईटी स्पेस ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दरअसल नहीं दिखा पा रही है। ये हैं कुछ गेनर्स। अब बीपीसीएल, सेसा स्टरलाइट जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ल्यूपिन में भी बढ़त के साथ आज के सत्र में कारोबार होता हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा, हिंडाल्को जैसे शेयरों में दबाव है। बैंक ऑफ बड़ौदा का साथ दे रहा है पीएनबी भी। जी हाँ, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में आज फिर से प्रेशर के साथ ही कारोबार हो रहा है। चलिए सवालों के जवाब देने के लिए हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवजायसवाल.com के मानव जायसवाल और बीएनपी पारिबा के गौरांग शाह। आप दोनों का ही स्वागत है। गौरांग, गुड मॉर्निंग। बताइए आप कैसे देख रहे हैं आप भारतीय बाजारों को और आपको क्या लग रहा है एक्सपायरी में थोड़े ऊपर के लेवल्स की एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए या आपको लगता है कि 8500 के आसपास ही एक्सपायरी होगी इस बार? असमंजस स्थिति तो काफी है हेमंत, और जिस प्रकार से हमने पिछले हफ्ते या 10 दिनों में नीचे के तरफ के दायरे बनाए और बहुत ही अहम स्तर टूटे हैं, शायद मन ये कह रहा है कि थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग को लेकर के आप ऊपर के तरफ के दायरे देख सकते हैं, लेकिन दिमाग का जब इस्तेमाल करते हैं तो दबाव साफ दिख रहा है। किसी भी तरह की ऊपर के तरफ के दायरे में आपको, हमें लग रहा है कि बिकवाली हावी होती हुई नजर आएगी। और जो संकेत रोलोवर्स को लेके भी अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत मायूसी का माहौल बनता हुआ नजर आता है। और सिर्फ इस हफ्ते ही नहीं, मेरे ख्याल से अगले हफ्ते भी अगर आप देखें हेमंत तो 2 दिन की छुट्टी है, ट्रंकेटेड वीक है अगला हफ्ता। गुरुवार और शुक्रवार को छुट्टी है और सिर्फ महज 3 दिन बचेंगे अगले हफ्ते कामकाज के। तो मुझे नहीं लग रहा है इस हफ्ते और अगले हफ्ते आपको ज्यादातर ऊपर के तरफ के दायरे या नीचे ब्रेक डाउन देखने मिलेगा। एक दायरा होगा और वो दायरा शायद सीमित होगा 8500, 8480 नीचे के तरफ, और ऊपर के तरफ करीबन 8585 से लेकर के 8630। ये एक मुकम्मल दायरा होगा जिसमें हम काम करेंगे। हाय मानस, गुड मॉर्निंग। आप कैसे देख रहे हैं आज? क्या आप इस समय अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो बेचकर चलेंगे निफ्टी में, या आपको लगता है ये पुल बैक ऊपर की तरफ और बढ़ सकता है? मानस को शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। चलिए मानस को वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन दर्शकों के सवालों के जवाब देना शुरू करते हैं। सूजलॉन पर प्रशांत जी ने पुणे से हमें सवाल पूछा है। प्रशांत जी नमस्कार, बताइए कितने शेयर हैं आपके पास सूजलॉन के? 3500 शेयर। और किस भाव के? 30.50 रुपए। और आपकी बात से लग रहा है कि आपने ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से ये पोजीशंस बनाई हैं?
हाँ हाँ बराबर। ओके, चलिए सुजलॉन के शेयर हैं इनके पास 30 रुपये 50 पैसे के भाव के। ये बताइए कैसा लगता है गौरांग इस शेयर का भविष्य आपको? वेल, सफाई से ज्यादा मेरे ख्याल से कंफ्यूजन, यानी कि क्लैरिटी कम है, कंफ्यूजन ज्यादा है। और इन जनाब ने भी मेरे ख्याल से एक जैकपॉट लॉटरी की तरह ही यहाँ पर छोटी अवधि के नजरिए से इतनी बड़ी क्वांटिटी ले ली है। और अगर आप प्रतिशत से हिसाब में देखने जाए तो नुकसान काफी भारी हो रहा है। भले 3 या 3.5 रुपए का नुकसान हो, लेकिन परसेंटेज वाइज मेरे ख्याल से काफी बड़ा नुकसान। अब मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर अगर यहाँ पर स्टेक खरीदता है तो बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर जो बुनियादी तौर पर आकलन हम करते हैं हेमंत, वहां पर आपको बहुत जल्द स्थिति बदलाव देखती हुई नजर आएगी, बेहतरी के लिए मैं बात कर रहा हूं। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये स्टॉक ऐसा है जो पिछले 6 महीनों में काफी ऊपर नीचे के दायरे तय कर चुका है और देख चुका है। मेरी राय तो इनको यही होगी, किसी भी ऊपर के तरफ के पड़ाव में बेचे और बुनियादी तौर पर आकलन करके लंबी अवधि के नजरिए से किसी दिग्गज शेयर में पैसे लगाएं तो मेरे ख्याल से इनको काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है। ओके, चलिए एक और दर्शक हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, दिनेश जी। दिनेश जी नमस्कार, बताइए आपने कौन से शेयर खरीदे हैं? नवीन फ्लोर। नवीन फ्लोरिन आपने खरीदा है? हाँ। किस भाव पे? 825 के भाव से। और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं? हाँ जी। लंबी अवधि का नजरिया है गौरांग इनका नवीन फ्लोरिन में, आप ट्रैक करते हैं स्टॉक को और क्या राय रखते हैं आप इस पे? इस समय इस पोजीशन पर 55 रुपए प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है इन्हें। अनफॉर्चुनेटली इसको ट्रैक तो नहीं करते हम हेमंत, और अगर थोड़ा बहुत ऊपर के दायरे दिखते हैं तो मैं इनको राय दूंगा। हमारे हिसाब से बैंकिंग, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एक बहुत ही बेहतर विकल्प है जहां पर आप लंबी अवधि के नजरिए से निवेश कर सकते हैं। आईटी एक दूसरा क्षेत्र है जो नतीजों, मेरे ख्याल से अगले 2-3 हफ्ते में नतीजों के सिलसिले शुरू हो जाएंगे और जब एडजस्टमेंट हो चुका है बोनस और स्प्लिट का, उसको ध्यान में रखते हुए टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक और भी बेहतर विकल्प है। अनफॉर्चुनेटली इसको मैं ट्रैक नहीं करता, नवीन फ्लोरिन को ज्यादा टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। मानस, आप को चार्ट्स कैसे लगते हैं नवीन फ्लोरिन के और इनके जो स्तर हैं वो कितने समय लगेंगे इनके भाव वापस आने में, आपको क्या लगता है? देखिए, हायर टॉप हायर बटन तो क्लियरली चार्ट पे दिखते हैं और पिछले 4-5 दिनों में जो करेक्शन आया है मैं समझता हूँ वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि लोअर लेवल्स देखिएगा 725, 730 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो मेरे हिसाब से तो बने रहे 724 के स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड अगर 800 के लेवल्स क्रॉस हो जाएंगे तो वापस हमें 875 और 900 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मैं अभी नहीं, कोई भी इंडिकेशन मेरे को नहीं मिल रहा है जहां पर एग्जिट करना चाहिए। क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं तो बिल्कुल बने रहे स्टॉक में। जी हाँ, 3 महीने में करीब 35% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है, अच्छी रैली इसमें देखने को मिली थी। बने रहिए, टेक्निकल नजरिया कम से कम यही बता रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश गुना से लकी जी ने भी हमें फोन किया है। लकी जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैं रिलायंस पावर लिया है सर 65 की रेट पे जी, 100 शेयर बाई किए हैं। ओके, और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या छोटी अवधि का ही नजरिया है आपका? नहीं सर, 2 से 3 साल का। 2 से 3 साल का नजरिया है। गौरांग बताइए क्या करना चाहिए? आर पावर पर इनका सवाल है। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अनलकी शेयर में इन्होंने निवेश किया है हेमंत, और एज अ डिस्क्लोजर हमारी बिकवाली की रिकमेंडेशन है रिलायंस पावर पर। अगर आप पिछले जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ, मेरे ख्याल से करीबन 2008 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी, और जिस प्रकार से इस स्टॉक ने निवेशकों की पूंजी में नीचे के तरफ के आंकड़े दिखाए हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि अगर आप साल 2 साल भी दे तो यहाँ पर किसी भी तरह का टर्न अराउंड होते हुए नजर आएगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर ये 1 या 2 साल का ही नजरिया रखते हैं तो मेरा मानना है कि बैंकिंग, फार्मा, आईटी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पेंट इंडस्ट्री, सीमेंट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ये क्षेत्र है जहां पर आने वाले समय में जिस तरीके से मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो भी एक थीम सरकार आगे लेकर के चल रही है, इसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से ये क्षेत्र है जहां पर आपको अच्छा इजाफा आता हुआ दिखेगा। इवन टेलीकॉम एक ऐसा स्टॉक है जो मेरे ख्याल से आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो जो मैंने आईटी में, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, फार्मा में जो स्टॉक्स सुझाए हैं पहले, या फिर अगर ये चाहे तो सन फार्मा, लुपिन, डॉक्टर रेड्डी जैसे फार्मा में स्टॉक्स है, टेक महिंद्रा का मैंने जिक्र किया, एचसीएल टेक, पर्सिस्टेंट, माइंट्री, सीमेंट में अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा जैसी कंपनियां हैं मुझे, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बीपीसीएल, मेरे ख्याल से बहुत सारे विकल्प है।
लेकिन यहाँ से निकले। और ऊर्जा क्षेत्र में हेमंत अगर आप देखें तो जिस प्रकार से सरकार कोशिश कर रही है, मेरे ख्याल से बदलाव आने के लिए कम से कम 1.5-2 साल का समय लगेगा, और फिर कब जाकर के इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर होगा और कब इनको मुनाफा होगा। तो बहुत ही लंबा मेरे ख्याल से एक समय सीमा है जहां पर बदलाव आते हुए देखने के बाद मेरे ख्याल से किसी भी तरह की निवेश लायक रणनीति बनानी चाहिए। ओके, विकल्प कहीं है वहां पर जल्दी पैसा बनता हुआ दिखेगा, ये राय हमारे एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं, वहां पर आपको अमल करना चाहिए। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी कुछ और सवालों के जवाब देंगे हम। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। बाजार पर नजर रखिए, धीरे धीरे नीचे खिसकना शुरू कर दिया है इसने। आप करीब 15 मिनट पहले हमने देखा था 80 अंक ऊपर था सेंसेक्स, और अब आप देखिए 65 अंक के ऊपर बचा है। मिड कैप इंडेक्स लाल से हरे निशान में खिसक गया है, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी हल्के हल्के गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा होने लगी है बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले। तो ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहे हैं बाजार, ठीक उसी तरह जिस तरह से पिछले कई हफ्ते बाजारों में ऐसे ही रहे हैं। आज का दिन भी आप देखिए ऐसा ही लग रहा है। अब मात्र 20 अंक की बढ़त ही निफ्टी में बची है, 8,570 पर हम इस समय ट्रेड कर रहे हैं। चलिए दर्शक हमारे साथ एक के बाद एक फोन कर रहे हैं। पुणे से विजय जी ने फोन किया है। विजय जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 5,000 शेयर्स लिए थे मैंने 2 महीने पहले जी, 70 रुपए दाम से, तो क्या करना चाहिए? और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं विजय जी? नो आई एम ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ही करता हूँ मैं। शॉर्ट टर्म नजरिया है। मानस बताइए सेल में किस तरह के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और कहां पर इनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, टारगेट्स क्या रखने चाहिए इस पोजीशन पर? देखिए लगातार 90 रुपए से लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए देखे गए हैं, और जिस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं पिछले करीब 7-8 ट्रेडिंग सेशन में बाउंस बैक तो मिला है, बट मैं समझता हूँ यहाँ पर सस्टेन करना स्टॉक के लिए काफी डिफिकल्ट होगा। तो पहली चीज तो इनको 67 का स्टिक स्टॉप लॉस रखना है। अगर 67 के लेवल्स ब्रीच हो जाएं डाउन साइड, तो मैं समझता हूँ कि वापस कहीं ना कहीं 62 और 61 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो स्टॉप लॉस जरूर रखें अपना। जहां तक बात अपसाइड की है, मैं समझता हूँ 72 के लेवल्स के ऊपर जब तक क्लोजिंग ना आए तब तक कोई भी लॉन्ग पोजीशन सेल में क्रिएट ना करे। ओके, चलिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नरेंद्र जी। नरेंद्र कुलकर्णी जी नमस्कार, बताइए कहाँ से फोन कर रहे हैं आप? नमस्ते सर, अकोला महाराष्ट्र से फोन कर रहा हूँ। ओके, और कौन से शेयर में आपने निवेश किया है? अशोक लेलैंड में किया है, 90 शेयर है सर, 5180 के भाव से। ओके, और लॉयड इलेक्ट्रिकल्स है 20 शेयर है, 149.40 के भाव से। ओके, 149 रुपीज 40 पैसे के भाव से। और ये बताइए दोनों ही निवेश में आपकी लंबी अवधि का नजरिया है क्या? लंबी अवधि का नजरिया है। और एक स्टॉक है सर, पंजाब एंड सिंध बैंक। ओके, 6640 के भाव से 100 शेयर है। ओके, और इसमें भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपने पैसा लगाया है? जी सर, लॉन्ग टर्म का भी है। एक बार इसका भाव बताइए पंजाब एंड सिंध बैंक का। 66.40। 66.40। ओके, चलिए अशोक लैंड और लॉयड में तो इनको मुनाफा हो रहा है, पंजाब एंड सिंध बैंक में नुकसान हो रहा है। गौरांग, अशोक लेलैंड और लॉयड इलेक्ट्रिक कैसे लगते हैं आपको ये दोनों शेयर? इनको क्या राय देंगे? मुनाफे में है, मुनाफा वसूल लें या बने रहें? लंबी अवधि का नजरिया है, अशोक लेलैंड में तो बने रहे हैं। और जिस प्रकार से जमीनी स्तर पर जो कमर्शियल व्हीकल के आंकड़े आ रहे हैं महीने दर महीने बिक्री के, उसको ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि आने वाले समय में और भी सुधार आ सकता है। डेट को लेकर के कंपनी मैनेजमेंट कदम उठा रही है, एक सकारात्मक सा ढांचा बने बैलेंस शीट का, तो वहां पर अशोक लेलैंड में बने रहने की राय होगी। लॉयल इलेक्ट्रिक को एक्सक्यूज मी, अनफॉर्चुनेटली मैं ट्रैक नहीं करता तो टिप्पणी देना मुश्किल होगा। और जो पंजाब एंड सिंध बैंक में इनका निवेश है, हमारी राय में डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक पर दिग्गज माना जाता है, और आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए पिछली तिमाही की थोड़ी निराशा हाथ लगी थी, नीचे की तरफ के दायरे है। ये नीचे की तरफ के दायरे हमें आईसीआईसीआई बैंक में काफी सीमित लग रहे हैं, तो पंजाब एंड सिंध बैंक में से आप चाहे तो निकल सकते हैं, डीसीबी या आईसीआईसीआई बैंक को चुने। ओके, मानस, पंजाब एंड सिंध बैंक 66 रुपीज 40 पैसे पे इन्होंने खरीदा है, नुकसान हो रहा है, क्या सलाह देंगे, क्या करना चाहिए? देखिए पंजाब एंड सिंध बैंक में ट्रैक नहीं करता हूं तो इस पर व्यू देना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। और लॉयड 149 रुपीज 40 पैसे के भाव पर यहाँ पर इन्होंने पोजीशंस बनाई है, मुनाफा हो रहा है, वसूल नहीं क्या? अनफॉर्चुनेटली ये भी मैं ट्रैक नहीं करता हूं तो इस पर व्यू देना भी मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। ओके, इसी बीच
खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल 66A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो नियम था उसको खारिज कर दिया गया है। जी हाँ, 66A जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था वो उसको उन्होंने खारिज किया है सुप्रीम कोर्ट में। आपको बता दूं दरअसल 66A नियम क्या था। आपको याद होगा काफी सारे लोग फेसबुक पर जाकर, सोशल मीडिया पर जाकर कमेंट्स करते थे और उसके बाद हमने देखा था कई एक्शन उनके अगेंस्ट में हुए थे और उसके बाद एक दरअसल PIL हुई थी और कहा गया था कि दरअसल इस तरह के एक्शंस होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर ये एक बड़ा सवाल है और अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आज जो PIL पर सुनवाई हुई थी उसका आउटकम निकल कर आ गया है और ये आउटकम यही आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 66A को दरअसल खारिज कर दिया गया है। जी हाँ, सेक्शन 66A अब वैध नहीं होगी और ये एक बड़ा मैसेज है जो सुप्रीम कोर्ट देना चाह रहा है अथॉरिटीज को, एनफोर्समेंट एजेंसीज को साफ तौर पर। इस पर और विस्तार से हम बात करेंगे, कुछ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इसका किस तरह से मतलब निकालेंगे, इस सब पर हम आपको विस्तार से चर्चा देंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला, बोल्ड फैसला लिया है और काफी सारे लोगों ने दरअसल शिकायतें करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 10 से ज्यादा केसेस को सुना था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला लिया है कि IT एक्ट का सेक्शन 66A अब मान्य नहीं रहने वाला। जी हाँ, इसको अब उन्होंने खारिज कर दिया है। दरअसल आपको याद होगा सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुंबई में 2 लड़कियों ने कुछ बाला साहब ठाकरे की डेथ के बाद लिखा था, जिस तरह से मुंबई को बंद करने की बात, महाराष्ट्र में बंद करने की बात हुई थी और उसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई की थी और तब से दरअसल वो हंगामा हुआ था और सवाल उठने लगे थे कि ये सेक्शन 66A के तहत जो कार्रवाई हो रही है वो सही है या नहीं है। और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा PIL के जरिए और उसके बाद हमने देखा आज जाकर इसका फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने IT एक्ट की धारा 66A को रद्द करने का। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे पर और जानेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले CNBC आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सर, एक्सपेक्टेड था कि एक बड़ा फैसला निकल कर आएगा, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इसे? बहुत बड़ा फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कर दी है कि जो पॉलिटिकल क्लास और कुछ इग्नोरेंट ब्यूरोक्रेट्स इंटरनेट के स्वभाव को नहीं समझते, आजादी जो बोलने की है उसको नहीं समझते, वो ये बहुत ही खतरनाक कानून लेकर के आए थे। मूर्खतापूर्ण मामलों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ी बात कही है और बहुत बड़ा फैसला किया है। जो पॉलिटिकल क्लास और जो इग्नोरेंट ब्यूरोक्रेट हैं वो बड़े आसानी से आइडेंटिफाइबल हैं और वो वक्त से इतना पीछे चलते हैं कि उनको ये नहीं समझ में आता कि ये वैसा ही हुआ कि मैं आपको सड़क पर खड़े होकर के गाली दूं तो सड़क को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इसमें जो इंटरनेट के बिजनेस में जो इंटरमीडियरीज होते हैं, जो प्लेटफॉर्म होते हैं एक बात से दूसरी जगह को, दूसरे व्यक्ति की बात को पहुंचाने के, उनको इसमें लायबल मानना, उनको 10 साल के लिए जेल में बंद कर देना, उनको तत्काल गिरफ्तार कर लेना, ये जो अधिकार इनको मिला हुआ था, जो पाल घर की 2 बच्चियों से लेकर के अभी आजम खान साहब जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं उनके मामले में भी ये बात सामने आई कि आप अगर कुछ भी ग्रॉसली ऑफेंसिव लिखेंगे, अब आप ग्रॉसली ऑफेंसिव को डिफाइन कैसे करेंगे? तो उसमें ये लीगैलिटीज को लेकर के एक इस तरह का कानून लेकर के आए थे। जिस वक्त हिंदुस्तान में एक नए दौर की नई सरकार कहती है कि हम इंटरनेट को बढ़ाना चाहते हैं, इंटरनेट का बड़ा रोल है ग्रोथ में, उस इंटरनेट के बारे में एक ऐसा कानून अपने हाथ में रखने का जो काम था वो बड़ा गलत था। ये दरअसल सरकार के कुछ मूर्ख बाबू लोगों की समझ थी, पिछले सरकार के वक्त से ये चला आ रहा था, उन्होंने ये क्लॉज घुसवाया था, लंबे समय से इसके खिलाफ संघर्ष चल रहा था और इस संघर्ष को जो लोग आज जीते हैं उसमें इंटरनेट पर काम करने वाले लोग, न्यू इकोनॉमी बिजनेसेस में काम करने वाले लोग, नए मिजाज की पत्रकारिता करने वाले लोग जिनको कि मास मीडिया में अभी ठीक से पहचाना नहीं गया है, उन लोगों की बड़ी भारी जीत है। बिल्कुल, हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए संजय जी अब आर जगन्नाथम जी भी जुड़ चुके हैं। जगन्नाथम जी, आप कैसे देख रहे हैं आज के इस सुप्रीम कोर्ट के बिग बोल्ड फैसले को?
हाँ, ये तो एक लैंडमार्क डिसीजन है इन फेवर ऑफ फ्री स्पीच। ये सब वीक गवर्नमेंट्स ने ये सब लेजिस्लेट किया है, जिसके कारण कोई भी किसी भी पोस्ट के कारण उसे जेल में बंद कर दिया जा सकता है। इसलिए इसे स्ट्राइक डाउन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये अभी अच्छा हुआ कि ये हो गया। अभी इसके बाद में एक और काम है, जो रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर 19 है, दैट इज वो जो फर्स्ट अमेंडमेंट जो नेहरू ने किया, उसको भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। या हर बार किसी को कुछ बहाने पर इसको बैन करना, उसको जेल करना, ये बंद होना चाहिए। लिबरल फ्री सोसाइटी में ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आईपीसी के जो प्रोविजंस है वो काफी हैं। अगर कोई हेट स्पीच करता है या कोई गलत बातें फैलाता है, उसके अगेंस्ट कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है। संजय जी, तो कहना चाहिए देर आए दुरुस्त आए। कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने पहल करी और ये आज जो फैसला लिया है, इससे काफी रिलीफ मिलेगा सभी लोगों को। इसमें जगन्नाथन साहब से एक बात और समझनी चाहिए, वो ये कि जो भी सरकार होती है उसको ये वाला आजकल जो नया मीडिया का चलन है, उसमें कोई ना कोई कंट्रोल करने का तरीका चाहिए। तो एससी के इतने बड़े वर्डिक्ट के बाद क्या उनको ये डर लगता है कि सरकार कोई और तरीके निकाल सकती है, मौजूदा सरकार? हाँ, इंडिया में तो बेसिक प्रॉब्लम है कि एक वीक स्टेट है। वीक स्टेट को स्ट्रांग लॉस की जरूरत होती है। इसलिए वो लोग अगर कोई डाउट हो तो किसी को पकड़ के बंद कर सकते हैं अंदर। इसलिए अगर स्ट्रांग स्टेट हो तो वो रूल ऑफ लॉ पे चलते हैं। ये रूल ऑफ लॉ को ओवरकम करने के लिए ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस बनाए हैं। इट्स टाइम वी स्टार्टेड लुकिंग एट बेसिक रूल ऑफ लॉ, आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये सब फॉलो करना चाहिए हमें। इसमें एक और खतरे की बात हेमंत जो मैं सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के मामले में हिंदुस्तान अभी पहली क्लास दूसरी क्लास में है और इसको ग्रेजुएट करना है। फिर हमारे सामने साइबर सिक्योरिटी की जो चैलेंज है उसको मीट करने के लिए सरकार को इस बात पर आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि वो बड़े मन के लोगों को, विशेषज्ञ लोगों को, जिनको इंटरनेट गवर्नेंस, इंटरनेट पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करना, ये बातें समझ में आती हों, टेक्नोलॉजी समझ में आती हो, टेक्नोलॉजी के कारण जो गवर्नेंस को और रेगुलेशन को फिट होना है वो समझ में आता हो, ऐसे लोगों के हाथ में छोड़ना होगा। मैं खास तौर पर सावधान करना चाहूंगा कि जो लोग सरकार के अपने पॉलिटिकल क्लासेस को खुश करने का सुझाव देने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे बचने की बड़ी जरूरत है। क्योंकि ये मामला टेक्निकल है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर लोग इसमें समझने के लिए एक लिमिटेड टाइम अपने पास रखते हैं, तो वो इस तरह के बिल्कुल जिसको कहा जाए गैर लोकतांत्रिक मिजाज से ड्रिवन जो माइंडसेट के लोग हैं, उनसे बचने की जरूरत है। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के मामले में हिंदुस्तान को अभी बहुत बड़े काम करने हैं और जब आप वो करने के लिए निकलेंगे तो फिर आ जाएंगे पाबंदी लगाने के मामले में कि इसको भी पकड़ लो, उसको भी पकड़ लो, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा। उसके खिलाफ गार्ड करने की जरूरत है लोगों को। संजय जी, आज एक बड़ी जीत इस लिहाज से भी है, जिन लोगों को दरअसल दंडित किया गया था, जैसा कि आपने कहा उत्तर प्रदेश वाले मामले में जो हाल ही में हुआ है और पालघर वाले मामले में जो बाला साहिब की डेथ के आसपास हुआ था, उन लोगों के लिए भी एक बड़ा दिन कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो दरअसल उनको दंड दिया गया था और उसके बाद ये पीआईएल हुई थी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो जग्गी कह रहे हैं वो भी सही है कि आईपीसी की धारा पर्याप्त है, जिसके तहत अगर कोई आदमी गैर जिम्मेदारी करता है उसमें जुडिशियल सिस्टम को दरअसल तेजी से स्विफ्ट तरीके से एक्शन लेकर के, मानहानि और लाइबल के मामले में हमारे यहाँ बहुत ढिलाई रहती है, ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। तो ये जो लगातार बहुत ब्रॉड बेस्ड है, हम लोगों के बारे में इल्जाम लगा देते हैं कि मीडिया ऐसा कर देता है, कोई भी कुछ बोल करके निकल जाता है, उसको पकड़ने का कोई तरीका नहीं है, उसके लिए मौजूदा कानून और कोर्ट स्विफ्टली अगर फैसले दे तो पर्याप्त है। लेकिन किसी भी प्रकार की का पाबंदी और अंकुश लगाना या कर्ब करना टोटल फ्रीडम ऑफ स्पीच को, उसमें जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात है उस पर भी एक अलग डिबेट है जो अलग से की जा सकती है। लेकिन ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के नाम पर लगातार सरकारें तरीके ढूंढते रहती हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे कर्ब किया जाए, वो बड़ी खतरनाक चीज है। दरअसल आज हम ये सुनना चाहेंगे शाम तक हमारे देश के जो बड़े लीडरान हैं उनसे कि आपकी असहमति से हम अगर बिल्कुल नाराज भी हैं और आपके खिलाफ भी हैं, तो भी आपके बोलने के हक के लिए हम मरते दम तक अपनी जान देकर के आपके बोलने के अधिकार की रक्षा करेंगे। आज शाम तक हम सुनना चाहेंगे देश के शीर्षस्थ नेताओं से। संजय जी, हम ये भी देखते थे कि सरकारें दरअसल जाकर उन ट्वीट्स को कभी कभी या फिर उन फेसबुक के कमेंट्स को डिलीट करती थी, हटाती थी, उन वेबसाइट्स को ब्लॉक कर देती थी। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये सारी चीजें अब क्या जाना चाहिए, इसके ऊपर रोक लग जाएगा?
इस पर थोड़ा मुश्किल ये होगा क्योंकि कई बार बहुत बेहुदा बातें होती हैं जिसको रोकने के लिए सरकार को ये हक है कि वो सामने वाली कंपनी को बता दे कि आप इसको देख लीजिए, ये हमको ठीक नहीं लगता, आप हटा दीजिए। ये रीजनेबल तरीका है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ये बहुत गौर करने की बात है कि सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट फेसबुक जैसी कंपनियों को, ट्विटर जैसी कंपनियों को और गूगल जैसी कंपनियों को जिस देश से जाता है वो है हिंदुस्तान। पिछले 6 महीने में 6000 रिक्वेस्ट गई हैं फेसबुक। संजय जी माफ कीजिएगा, आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा क्योंकि बीजेपी के आईटी सेल के हेड अरविंद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुप्ता जी, आपका पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस बिग बोल्ड फैसले पर। देखिए, ऐसा है कि ये भाजपा जब पहले ऑपोजिशन में थी और अब हमने हरदम कहा है कि सेक्शन 66A एक काफी ड्रैकोनियन और फार मतलब नेगेटिव सेक्शन था आईटी एक्ट का, और एक हमारी कंट्री के अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और एक नए मीडियम की वाइब्रेंसी थी सोशल मीडिया की और इंटरनेट की, उसको एक किल करता था, इनोवेशन को किल करता था। तो हमने हरदम यही माना है और सुप्रीम कोर्ट में भी जो सरकार का, जो हमारी सरकार का रुख रहा वो यही रहा कि एक ऐसे लॉ की जरूरत है ऐसे जो ऑनलाइन वर्ल्ड को रिकग्नाइज करती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को रिकग्नाइज करती है। बट और इसलिए जो 66 है आज सुप्रीम कोर्ट ने जो एक स्टैंड लिया है, मेरे हिसाब से हम उसको वेलकम करते हैं और एक अच्छा स्टैंड है। एक नया लॉ आना चाहिए जो ऑफलाइन वर्ल्ड और ऑनलाइन वर्ल्ड को जोड़े। संजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अरविंद गुप्ता जी? बिल्कुल, अरविंद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें इनकी पोजीशन यही थी कि ये ड्रैकोनियन लॉ है। इनसे मैं सिर्फ ये समझना चाहूंगा कि आगे चल के जब नए कानून की एक रूपरेखा बनेगी तो उसमें टोटल इंटरनेट फ्रीडम या टोटल फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको इंश्योर करने के लिए आप लोगों में ये क्लैरिटी तो है ना कि किसी प्रकार की इनडायरेक्ट या डायरेक्ट पाबंदी जो आईपीसी में डिफाइंड है उससे ज्यादा पाबंदी लाने की कोई जरूरत नहीं है, भले ट्रेडिशनल मीडिया हो, भले नया मीडिया हो या किसी इंडिविजुअल की फ्रीडम स्पीच का सवाल हो। संजय जी, फ्लोर ऑफ द हाउस पे अरुण जेटली जी पहले भी ये कह चुके हैं जब ऑपोजिशन में थे कि बिल्कुल नई डेफिनेशन एक नई मीडियम पे नहीं लगानी चाहिए, नई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी चाहिए। जो पाबंदियां आज एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली होती हैं जिसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहते हैं, वही किसी भी नए मीडियम पे जो आते जाएंगे हर 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने में आज की दुनिया इतनी चेंज कर रही है कि नई नई चीजें आती जाएंगी। वही रिस्ट्रिक्शंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर भी हैं वही एक ऑनलाइन वर्ल्ड पे जानी चाहिए, एक नई दुनिया में जानी चाहिए और उससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए, समय की कमी है। शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस खास विषय पर आज जुड़ने के लिए और अपनी अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ कोयला सचिव अनिल स्वरूप जुड़ेंगे। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज, देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल के साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। जी हां, 100 अंक ऊपर इस समय सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ 30 अंक की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। वापस से जो ग्राउंड को लूज किया था भारतीय बाजारों ने उसको वापस हासिल करने की कोशिश करता हुआ, जी हां, एक्सपायरी से पहले बढ़त के साथ सेंचुरी मारी है इस समय सेंसेक्स ने। मिड कैप इंडेक्स भी लाल निशान से वापस हरे निशान में आता हुआ। लेकिन CNBC आवाज की एक एक्सक्लूसिव खबर का रुख करते हैं। सरकार अगले महीने 15 से 20 कोल खदानों का ऑक्शन कर सकती है। सरकार जल्द ही इसके लिए टेंडर जारी करेगी। उधर कोल ब्लॉक आवंटन में JSPL को थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि उसने किस आधार पर गारेपलमा 4 के ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 कोल इंडिया को दिए हैं। इन खबरों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोयला सचिव अनिल स्वरूप और CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वरूप साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने इस खास दिन हमें आज समय दिया। लेकिन आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगा, हालांकि आप कहेंगे कि JSPL मामला इस समय कोर्ट में, आप विस्तार से उस पर बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन गड़बड़ी क्या हुई थी, इसको खारिज करने के पीछे सर रीजंस तो बताइए। नहीं, मेरा विचार यह है कि चूंकि ये समस्त प्रकरण न्यायालय में है, कोई टिप्पणी करना इसमें उचित नहीं होगा। जो न्यायालय निर्णय देगा उसके अनुरूप फिर कार्रवाई की जा सकेगी। मेरा अनुरोध होगा कि इसमें कोई उत्तर देना मेरे लिए वर्तमान में ठीक नहीं होगा। जो एक हमारी एक्सक्लूसिव खबर है कि नए ब्लॉक्स यहाँ पर आवंटित किए जाने हैं। नए ब्लॉक्स के लिए अप्रैल के महीने में आप और बोलियां मंगवाएंगे। 15 से 20 ब्लॉक्स और आवंटित होने इनके बारे में जानकारी दें।
किस तरह के ये ब्लॉक्स हैं, कितनी इनकी कैपेसिटी है, किन राज्यों में है, और क्या इस बारे में आप सोच रहे हैं? हम लोगों ने फिलहाल करीब 16 ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जो कि शेड्यूल 3 में ऑलरेडी हैं। उसके अतिरिक्त 8 ब्लॉक और आ सकते हैं। इनकी भी ये जो ब्लॉक्स हैं प्रमुख रूप से ये झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ही हैं उपलब्ध, और इनकी नीलामी की जो नोटिस है तीसरे सप्ताह में, अप्रैल के तीसरे सप्ताह में जारी होगी। ये उसी प्रक्रिया का भाग है जिसके तहत हम ब्लॉक्स का ऑक्शन कर रहे हैं। आपको स्मरण होगा कि पहले 2 ट्रांच हम ऑक्शन कर चुके हैं, अब ये तीसरा ट्रांच होगा। हमारा प्रयास होगा कि जो 204 ब्लॉक्स में से जिन जिन ब्लॉक को ऑक्शन किया जाना है, ये कार्यवाही 31 मार्च 2016 तक संपादित कर ली जाए। स्वरूप साहब, ये भी बताएं कि इन जो नए ब्लॉक्स में कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा, किस तरह की कंपनियां भाग ले पाएगी? क्या वो प्राइवेट कंपनियां होंगी, सरकारी कंपनियां होंगी? किस तरह का इरादा है आपका? इसमें भी ये, जैसा हम लोग पूर्व में कहा, ये एंड यूज स्टिपुलेशन प्लांट्स हैं, यानी कि उन कंपनीज को जो इसमें भाग लेंगी वो अपने ही उपयोग कर सकेंगी इस कोयले का, और कोई भी कंपनी इसमें जिसमें अपना उपयोग स्थापित कर सकती है, भाग ले सकती है। वो प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक कंपनियां भी भाग ले सकती हैं, लेकिन ऑक्शन होगा, ये अलॉटमेंट नहीं होगा। अलॉटमेंट की प्रक्रिया अलग चल रही है। किस तरह के रेवेन्यू जनरेट करने की आप उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक सिर्फ 2 राउंड हुए हैं, 33 ब्लॉक ऑक्शन हुए हैं, सरकार का जो रेवेन्यू का जो आंकड़ा है वो 2 लाख करोड़ के आसपास पार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अब जो ये 15-20 माइंस और ऑक्शन में जाने वाली है, यहां पर किस तरह की उम्मीद है आपकी? देखिए, पूर्व में भी हमने रेवेन्यू का कोई आकलन नहीं किया था। हमारा पूरा जो फोकस था वो प्रक्रियाओं पर था। हमारा ये मानना था कि अगर प्रक्रिया सुचारू रूप से और पारदर्शी रूप से प्रस्तुत की जा सकेंगी तो अपने आप एक अच्छी वैल्यू आ सकेगी। वैल्यू का डिटर्मिनेशन ऑक्शन के थ्रू होता है। हम पूर्व में निर्धारित नहीं करते कि इसमें कितना वैल्यू आएगी, और भविष्य में भी हमारा कोई ऐसा आकलन नहीं है कि हम कितना अपेक्षा कर रहे हैं इसमें वैल्यू का। जब ऑक्शन होता है तो अपने आप वो फेयर वैल्यू सामने आती है और उसके अनुसार हम निर्णय लेते हैं। स्वरूप साहब, क्योंकि हमने देखा कि आपकी तरफ से बयान आया था कि जेएसपीएल वाले मामले में कुछ डेविएशंस हुए थे और इसके चलते कोल ब्लॉक के आवंटन रद्द हुए थे। क्या आप समीक्षा कर रहे हैं फिर से अपनी इस प्रक्रिया, अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है, बोली की प्रक्रिया है, उसको किसी तरह से चेंज करने के लिए, या इसी प्रक्रिया के तहत, इसी तरीके के तहत ही बोलियां लगाई जाएंगी? हमारा ये स्पष्ट मानना है कि प्रक्रियाओं में कोई त्रुटि नहीं है। प्रक्रिया पारदर्शी हैं और उसकी हर जगह सराहना हुई है और हम संतुष्ट हैं प्रक्रिया से। और इस वजह से प्रक्रिया में हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, प्रक्रिया वही रहेगी। लेकिन ऐसे कोई अपवाद सामने आते हैं तो उसमें हम निर्णय लेंगे। प्रक्रियाओं के परिवर्तन की आवश्यकता तब पड़ती है जब अपवाद की बजाय सामान्य रूप से कुछ ऐसा प्रतीत होने लगता है कि प्रक्रिया के फलस्वरूप कुछ परिवर्तन आया है, तब हम विचार करते हैं उसको परिवर्तित करने के लिए। लेकिन ऐसा हमारे सामने कुछ नहीं आया जिससे हम ये कह सकें कि प्रक्रियाओं में कोई त्रुटि है या थी, इसलिए प्रक्रिया वही रहेगी जो पूर्व में थी। साहब, क्योंकि आपने कहा कि अब ये मामला कोर्ट में, आप इस पर ज्यादा विस्तार से बातचीत नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस तरह से ये कोल ब्लॉक्स आपने फैसला लिया कि कोल इंडिया को सौंपा जाएगा, कुछ लोग ये चिंता में हैं कि दरअसल कहीं प्रोडक्शन की कमी ना हो जाए। आपका अपना आकलन क्या है? अगर ये कोल इंडिया को सौंपे जाते हैं तो प्रोडक्शन में किसी तरह की किल्लत या कमी तो नहीं आएगी सर? कोल इंडिया को सौंपने का निर्णय ही इस वजह से हुआ था कि कोई विकल्प नहीं था, पुनः ऑक्शन हो नहीं सकता था, इसलिए प्रोडक्शन को बनाए रखने के लिए ही कोल इंडिया को दिया गया था। अब जैसा आपने ही पूर्व में बताया, ये पूरा प्रकरण न्यायालय में है। जो भी निर्णय दिया जाएगा उसके अनुरूप फिर कार्रवाई की जाएगी। तो सर, ये क्या ये एक कोल इंडिया को देने का जो फैसला ये टेम्पररी अरेंजमेंट के तौर पर है, या फिर ये माइन सब परमानेंटली कोल इंडिया ही चलाए, इन्हें रीऑक्शन नहीं किया जाएगा? नहीं, अलॉट की गई थी। अलॉटमेंट तो परमानेंट ही होता है। जो निर्णय हुआ था वो अलॉटमेंट का था, टेम्परेरी के लिए नहीं था। लेकिन जिस तरह से त्रुटि पाई गई जेएसपीएल के ऑक्शन में, अब आगे चलकर आप क्या ये भी फैसला ले सकते हैं कि जेएसपीएल की कंपनी को आगे ऑक्शंस में रोक लगा दें? इस तरह की बात भी आप क्या सोच रहे हैं, या फिर ये मामला अब खत्म हुआ, आगे चलकर जेएसपीएल उसको आप उसी तरह का कंपनी की तरह देखेंगे जैसे कि आप बाकी सब कंपनियों को देख रहे हैं? देखिए, मैं किसी एक कंपनी विशेष के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, और आप बार बार उस निर्णय की ओर संकेत कर रहे हैं जिसके बारे में वर्तमान में मेरे लिए टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हम प्रक्रियाओं पर विश्वास रखते हैं, हम सैद्धांतिक रूप से कार्य कर रहे हैं, पॉलिसी के तहत कार्य कर रहे हैं। व्यक्तिगत या किसी इंडिविजुअल कंपनी या व्यक्ति के संदर्भ में ना मैं टिप्पणी करता हूं, ना मैं भविष्य में करूंगा। हमारा ये मानना है कि अगर प्रक्रियाएं ठीक होंगी तो उसके रिजल्ट्स भी सही आएंगे। जैसा कि ऑक्शन ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से
हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया है कि अगर प्रक्रिया ठीक होती है तो धनराशि प्राप्त होती है, और इसको सभी लोगों ने एक सफल प्रक्रिया माना है। इसलिए हम प्रक्रिया में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन स्वरूप साहब, क्या किसी तरह के और प्रिकॉशंस अब आप एक्स्ट्रा लेते हुए नजर आएंगे आगे वाली प्रोसेस में, आगे वाले ऑक्शंस में इस मामले को देखते हुए? नहीं, इसमें कोई प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता मुझे नहीं समझ में आता लेनी पड़ती। हमने प्रक्रिया बनाई, उसके तहत जो ठीक समझा वो निर्णय लिया। अब जो न्यायालय निर्णय लेगा उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। मेरे विचार से इसमें कोई विशेष प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि कोल बिल पास हुआ है इस बार और ये एक बड़ी सफलता है इस सरकार की। आगे चलकर आप क्या क्या चीजें देखते हैं अब बदलते हुए, आप इसको कैसे देख रहे हैं और आपने क्या क्या तैयारियां करी हैं अब? देखिए, कोल बिल के माध्यम से जो हमारा ओवरऑल प्लान है कि देश में 1.5 बिलियन टन का उत्पादन हो सके कोल का 2020 तक, क्योंकि हमारा जो आकलन किया गया था उसके आधार पर हमारी जो डिमांड है वो लगभग 1.5 बिलियन टन होगी 2020 तक। तो ये जो ऑक्शन की प्रक्रिया है उसका एक अंग है। हमारा ये मानना है कि इन ऑक्शन के माध्यम से जो नॉन कोल इंडिया एंटिटीज हैं वो लगभग 500 मिलियन टन का कोयला उत्पादित कर सकेंगी, और हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि कोल इंडिया कैसे 1 बिलियन टन उत्पादित करे 2020 तक। तो जो प्रयास हो रहा है वो ये हो रहा है कि 2020 तक हम देश में 1.5 बिलियन टन कोल की उपलब्धि करा सकें, जिससे कोल का जो आयात होता है वो आयात बंद हो जाए। क्योंकि एक विडंबना है कि एक ओर हमारे देश में इतना कोयला उपलब्ध है, दूसरी ओर हमारी डिमांड भी है, और तीसरी ओर हम उस कोयलों को डिमांड को उपलब्ध पूर्ति के लिए हम कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं। मेरे विचार से अगर हम ये जो हमने रणनीति बनाई है उसके अनुरूप हम कार्य करें तो हमें कोयले के आयात की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। कोल एक्ट जो पास हुआ है स्वरूप साहब, उसमें एक प्रोविजन मर्चेंट माइनिंग को लेकर भी है, थर्ड पार्टी माइनिंग को लेकर भी है। हम कब तक इसे इम्प्लीमेंट होते देखेंगे? इसको लेकर सरकार क्या प्रयास कर रही है? देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले स्टेप में हमने एंड यूज स्टिपुलेशन को लगाते हुए कोयलों की ब्लॉक्स की नीलामी की। सेकेंड स्टेप हमारा ये होगा कि हम राज्य सरकारों को कमर्शियल माइनिंग के लिए कोयले की ब्लॉक एलोकेट करेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि कई ऐसे छोटे उद्योग हैं घर में जो उपयोग होता है, ब्रिक किल्स के लिए, जो ईंट भट्टे हैं उनके लिए, इन जो छोटे उद्योग हैं इनको ब्लॉक का आवंटन नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी जो आवश्यकता है वो कम होती है, और ब्लॉक को ना तो वो माइनिंग कर सकते हैं ना उससे उनको लाभ होगा। तो हमारा प्रयास ये होगा कि राज्य सरकार की संस्थाओं को हम ये कोल ब्लॉक आवंटित करेंगे, जो स्वयं उसका उपयोग ना करके उन कोयलों का आवंटन जो ऐसी इकाइयों को देंगे जिनको हम ब्लॉक आवंटित नहीं कर सकते, जिससे छोटी जो मध्यम इकाइयां हैं, ईंट भट्टे हैं, घर के उपयोग के कोयला है, वो उस तरह की कमर्शियल माइनिंग जो कि स्टेट एंटिटीज करेंगी उनके माध्यम से हो। इसके उपरांत हम प्राइवेट सेक्टर को भी कमर्शियल माइनिंग में लाने पर विचार करेंगे। ये इसलिए हम कर रहे हैं एक के बाद एक कि हम जैसे जैसे प्रोग्रेस करते हैं उससे हम भी सीखते हैं कि प्रक्रियाओं में यदि कोई ऐसी कमी है जिसको हमें ठीक करना है, उस प्रक्रिया में क्या परिवर्तन किया जाए कि आगे उसका ऑप्शन हो सके। तो एक एक करके हम स्टेप करके, कुछ लोगों का कहना है कि साहब तुरंत सब कर दीजिए, हमारा ये मत नहीं है। हमारा ये मानना है स्टेप बाय स्टेप चलें, तेज चलें लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलें। एक और बात जो जानना चाहता हूं, जो ब्लॉक्स आपने रद्द किए हैं, जो बोलियां रद्द की, उनमें बाल्को का एक ब्लॉक है, और इंटरेस्टिंग बात जो फैक्ट है वो ये कि बाल्को में सरकार की 49% हिस्सेदारी है, हालांकि वेदांता ग्रुप का कंट्रोल है। तो क्या ये सरकार को जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाल्को में किस तरह की बोलियां लग रही है और जो रद्द करने तक के मामले पर पहुंच सकती, क्योंकि आपकी भी एक अच्छी खासी सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है वहां पर? देखिए, ऐसा है कि सरकार की जहां भी भागीदारी होती है, इकाई होती है, उसमें सरकार अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करती। ये एक बिजनेस डिसीजन है, और बिजनेस डिसीजन के लिए स्वायत्ता उन संस्थाओं को दी गई है, हर संस्था को दी गई है कि अपने विचार करें और उस हिसाब से बिडिंग करें। इसमें हम कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहते इस तरह की इकाई में और पूर्णतः प्राइवेट इकाई में। अगर हमारा जो निर्णय है वो समान है, सबके लिए समान है, चाहे वो इकाई सरकार की एंटिटी हुई या गैर सरकार की हो। हमारा प्रयास ये रहता है कि जो मापदंड अपनाए जाएं वो सामान्य रूप से हर पर मापदंड अपनाए जाएं। उन्होंने क्या बोली लगाई, एक बिजनेस डिसीजन उन्होंने लिया, और इसकी स्वायत्ता उनको है कि वो डिसाइड करें कि कैसे बोली लगाएं। स्वरूप साहब, ये बताएं कि अब अल्टीमेटली जिंदाल स्टील का जो 2200 मेगावाट का प्लांट है, जिसके लिए गारे फार्मा ब्लॉक्स थे, जाहिर सी बात है कि उनसे निकल चुके हैं, क्या उनके लिए फ्यूल लिंकेज कोल इंडिया से इंश्योर किया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी, या फिर उन्हें मार्केट से अपने हिसाब से खरीदना होगा? किस तरह का लिंकेज उन्हें मिलेगा? क्या कोई कॉम्पनसेशन होगा उनके लिए?
देखिए, अब बार बार आप एक कंपनी की बात कर रहे हैं। मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट कह चुका हूं कि मैं किसी एक कंपनी विशेष के बारे में चर्चा करना उचित नहीं समझता। सचिव के रूप में मेरे लिए उचित नहीं है कि मैं किसी एक कंपनी के बारे में बताऊं इसके लिए क्या करेंगे। अरे आप एक तरफ ये तो देखिए कि 33 ब्लॉक की नीलामी हुई, उसमें से हमने 29 ब्लॉक्स के बारे में पूरा क्लियरेंस हो गई, सब कुछ हो गया, कोई उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। 2 लाख करोड़ रुपए आया। हम वो सब ना बात करके सिर्फ एक इकाई के बारे में निरंतर चर्चा बनाए हुए हैं। इस अफवाद को अफवाद रहने दें, जो कोर्ट निर्णय लेगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अब आप अपनी पूरी चर्चा का समय एक ही इकाई पर लगा देंगे और उस पर नहीं लगाएंगे जो कि हो गया है, तो फिर बात नहीं बनती। नहीं, ये बताइए सर कि जो आप अब अप्रैल में दरअसल ब्लॉक्स का आवंटन बोलियां मंगवाने वाले हैं, ये खदान दरअसल किन राज्यों में है, किस तरह की क्षमता है, अगर इस बारे में बताएं। जैसे मैंने आपको बताया, ये खदानें प्रमुख रूप से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में है। और जैसा इनकी क्षमता लगभग, ये जो 24 खाने होंगी, लगभग 90 से 100 मिलियन टन की पूरी क्षमता होगी। खानवार तो मेरे पास विवरण इस समय उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारा ये मानना है कि ये भी ऐसी खाने हैं जिसमें ज्यादातर क्लियरेंस उपलब्ध हैं, लैंड उपलब्ध है। तो साल 1.5 साल में इसमें माइनिंग हो सकेगी और कोयले का उत्पादन हो सकेगा। ये जैसा मैंने शुरू में आपको बताया, ये हमारी जो रणनीति है 500 मिलियन टन तक पहुंचने की नॉन कोल इंडिया सेगमेंट से, उसका पार्ट है। शेड्यूल 2 की जो माइनें थी, जिसमें 42 माइन थी, उनकी पीक रेट कैपेसिटी 90 मिलियन टन थी। शेड्यूल 3 की जो आरंभिक 32 माइनें थी, उनकी पीक रेट कैपेसिटी करीब 130-140 मिलियन टन है। और अब जो माइनें आ रही हैं, इसमें हम समझ रहे हैं 80 से 100 मिलियन टन की पीक रेट कैपेसिटी होगी, जिससे हमारे कोयले का उत्पादन बढ़ सकेगा आने वाले वर्षों में। सर, आखिरी सवाल आपसे ये कि क्या पूरे कॉल ऑक्शन की प्रोसेस ऑन ट्रैक है, समय पर है, और क्या आप इसे जिस तरह से टाइम शेड्यूल आपने डिसाइड किया उसी तरह से पूरी करने में कहीं कोई अड़चन नहीं होगी? देखिए, जितना हमारे शेड्यूल 2 की माइन का ऑक्शन होना था, उसमें सब में वेस्टिंग ऑर्डर इशू हो गए हैं, और ये वेस्टिंग ऑर्डर कल इशू हुए, माननीय मंत्री जी ने स्वयं दिए सबको। शेड्यूल 3 माइंस के भी जो क्लियर्ड माइंस थी, उसमें कुछ माइंस का वेस्टिंग ऑर्डर दे दिए गए हैं, और हम बिल्कुल शेड्यूल से चल रहे हैं जो हमने टाइम फ्रेम बनाया हुआ है। और 31 मार्च तक ये कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। हमारी अलॉटमेंट का ऑर्डर आज निर्गत हो जाएगा समस्त प्रदेशों को। तो जो हमने समय सीमा निर्धारित की थी कि 31 मार्च या 3-4 अप्रैल तक हम ये कार्रवाई पूर्ण कर लेंगे, हमारी कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया स्वरूप साहब समय निकालने के लिए और आज इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए, वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर करेंगे म्यूचुअल फंड से आपके जुड़े सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट रूंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रूंगटा जुड़ेंगे। आप देखते रहिए CNBC आवाज। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब देने हैं हम इस खास सेगमेंट में। हमारे साथ रूंगटा सिक्योरिटीज के डायरेक्टर हर्षवर्धन रूंगटा जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका हर्ष। और माफ कीजिएगा, काफी सारे दर्शक हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं और आपसे सवाल जानना चाहते हैं। राहुल जी ने हमें फोन किया है। राहुल जी नमस्कार, बताइए कहाँ से फोन कर रहे हैं और क्या सवाल है आपका? हेलो, मैं कलकत्ता से बोल रहे थे। अच्छा, मैं अभी तो डॉक्टर थे, तो अभी तो रिटायर्ड हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो अभी तो मैंने आपको और बहुत सारे फंड के बारे में मैंने आपको बताया, और बार महीने मैं 10,000 में SIP में देता हूँ, और 50,000 में HDFC जो प्रो ग्रोथ है उसमें मैं 20% ब्लू चिप और 80% अपॉर्चुनिटी फंड में मैंने दिया है। तो अभी तो वो फंड सिर्फ दिया है, वो स्विच भी नहीं किया है। तो अगले महीने फिर भी 50,000 मैं देना चाहती हूँ। तो क्या मेरा वो SIP वो अच्छा है, या मैं 50,000 अगर देना चाहती हूँ तो कहाँ पे दूँ? ये दो मुझे सॉल्यूशन अगर बता देता। बिल्कुल राहुल जी, आपने जो अपना सवाल हमें भेजा था वो हमने हर्ष को भेजा था, और हर्ष ने उसके ऊपर काफी सारा एनालिसिस कर रखा है। हर्ष जी बताइए क्या जवाब होगा आपका? वेल राहुल जी, आपके सवाल में आपने बताया था कि आपके म्यूचुअल फंड्स की आपके पास कई स्कीम्स हैं। आपने एक यूलिप पॉलिसी ले रखी है HDFC की, जो 1 साल ही हुआ है, और आप अभी 61 ईयर्स के ऑलरेडी हैं, और आप आगे भी उसमें प्रीमियम भरने की बात कर रहे हैं। और आपका एक लमसम 50,000 आपको और निवेश करना है ओवर एंड अबव योर SIPs। जो टारगेट आपने दिए थे वो ये है कि आपको 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है 10 साल में।
वेल पहला जवाब आपके लिए ये है कि 10 इयर्स में जो आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके बेसिस पे आप 1.5 करोड़ इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। आपका अगर हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बाय इटसेल्फ देखें तो उसमें जो आपके स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स में आपका ना डुप्लीकेशन है, ओवरलैपिंग है, आपको अपनी स्कीम्स भी थोड़ी कम करनी होगी। जो 10,000 रुपए आप हर महीने म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं विद अ टारगेट ऑफ 10 इयर्स, तो आप इस प्रकार उसे डिवाइड कर सकते हैं। हमने स्कीम्स आपकी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से ही सिलेक्ट की है, तो कोई नई स्कीम्स आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो हम एलिमिनेट कर रहे हैं उसमें आप एसआईपी बंद कर दीजिएगा। आप एसबीआई की ब्लू चिप फंड में 3,000 रुपए निवेश करिए, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड्स में 3,000, यूटीआई इक्विटी फंड में 3,000, आपने एसबीआई फार्मा फंड ले रखा है, आई एम अज्यूमिंग आप सेक्टर फंड समझते हैं, तो उसमें आप 1,000 रुपए निवेश करें, वो कंटिन्यू करिए। जो आपको फ्रेश 50,000 निवेश करना है, वो आप एक ऑप्शन आपके पास है कि आप म्यूचुअल फंड्स में जो एग्जिस्टिंग 4 स्कीम्स हमने आपको बताई है उसी में स्प्लिट करके आप इन चारों स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं, या तो आप एक बैलेंस फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी एक मौका एक अच्छा लग रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि आरबीआई ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर और इंटरेस्ट रेट घटा सकती है, तो थोड़ा आपको गेन्स डेट साइड से भी हो सकता है। सो आप एक बैलेंस फंड अगर चूज करते हैं तो टाटा बैलेंस फंड में निवेश कर सकते हैं। हालांकि आपका होराइजन 10 ईयर्स का है, तो अगर आप इक्विटी में भी स्टिक करते हैं तो कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, तो ये चॉइस आपकी है। आप अगर इक्विटी में करना चाहते हैं स्प्लिट करके ये 4 फंड्स में कर दीजिए, और अगर आप बैलेंस फंड लेना चाहते हैं तो टाटा बैलेंस फंड एक अच्छा ऑप्शन है। चलिए राहुल जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। कोई और आप फॉलोअप सवाल पूछना चाहते हैं क्या? हाँ, मैंने आपने जो बोला कि बैलेंस फंड, वो क्या पूरा 50,000 का पूरा का पूरा पैसा वहीं डाल दे बैलेंस फंड में? एब्सोल्युटली, अगर आप बैलेंस फंड में डाल रहे हैं तो उसमें एनीवेज जो आपका इक्विटी कंपोनेंट है वो 60% है और बाकी आपका डेट में है। सो आप लमसम भी अगर निवेश करते हैं कोई हर्ज नहीं है उसमें। चलिए, तो आप एक ही बैलेंस फंड में अपना पैसा डाल सकते हैं। शुक्रिया राहुल आपका। वरिंदर सिंह जी ने भी पुणे से हमें फोन किया है। वरिंदर जी नमस्कार, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? हेलो सर, मैं एक्चुअली कभी पहले इन्वेस्ट नहीं किया है म्यूचुअल फंड में। ओके। तो एक्चुअली मुझे टैक्स पिछले साल 10 से 15,000 के बीच में बैठा। तो मैं अभी ईएलएसएस में मतलब इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ, तो आप मुझे उसके लिए बेस्ट बताएं कौन कौन से फंड्स हैं, बताइए। वेल वरिंदर जी, आप 5,000 रुपए हर महीने का निवेश करना चाहते हैं एक टैक्स बचाने के पर्पज से, तो ये अच्छी बात है कि आपको मोटिवेशन टैक्स की वजह से हो रहा है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बन जाएगा। आप जो 5,000 रुपए हैं आप 2 स्कीम्स में डिवाइड कर सकते हैं, आईसीआईसीआई प्रू टैक्स प्लान और कैनरा रेबेको इक्विटी टैक्स सेवर। इन दोनों फंड्स में आप निवेश करें, और आपने अपने क्वेश्चन में ये भी लिखा था कि 3 साल बाद आपको 5 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं, तो इसमें 2-3 चीज आपको ध्यान रखनी होगी। पहली बात यह है कि 3 साल में जो 5,000 रुपए अगर आप निवेश हर महीने का कर रहे हैं तो 5 लाख की राशि इकट्ठा नहीं होगी, तो ये टारगेट शायद आपको ध्यान में रखना होगा कि सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट से आपका टारगेट पूरा होगा नहीं। दूसरी बात है कि ईएलएसएस फंड आपको टैक्स सेविंग के ऑप्शन देता है और उसमें 3 साल का लॉक इन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि 3 साल बाद आपको पैसे निकालने ही हैं। ये एक रेगुलर इक्विटी फंड की तरह ट्रीट होता है, और इक्विटी के रिलेटेड जो भी वॉलेटिलिटी होती है, जो भी रिस्क होते हैं, वो इस फंड में भी लागू होते हैं। तो 3 साल बाद अगर आपका फंड वैल्यू 5 लाख नहीं है या जो भी है, ये जरूरी नहीं है कि आपको उसमें से ही निकालना है। और इक्विटी नॉर्मली हम सजेस्ट करते हैं कि आप अगर 5 से 7 साल के ऊपर निवेश कर सकते हैं तो आप इक्विटी में निवेश करिए। 3 साल में शायद शॉर्ट टर्म में वॉलेटिल हो सकता है। सो टैक्स सेविंग पर्पस आपका ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव आप डिजाइन करें इसके अराउंड, तो वो शायद एक एरिया है जो आपको ध्यान रखना होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एसआईपी के थ्रू निवेश कर रहे हैं और आपको पैसे चाहिए 3 साल बाद, एक साथ आपको लमसम 5 लाख रुपया चाहिए। तो इक्विटी ईएलएसएस में जो आप निवेश करते हैं 3 साल का जो लॉक इन होता है वो एवरी इंस्टॉलमेंट से काउंट किया जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप अप्रैल 2015 में आप पहला एसआईपी 5,000 रुपीज का कर रहे हैं, ये एसआईपी अप्रैल 2018 में फ्री होगा। जो आप मई में करेंगे वो मई 2018 में फ्री होगा। तो एक साथ 3 साल बाद आपको ऐसे भी पैसे आपके हाथ में आएंगे। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आप खाली ध्यान रखिए, फिर आप निवेश करना की जो तय करें वो इसके बाद करिएगा। चलिए, शुक्रिया हर्ष हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। वरिंदर जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलिए, सौदा आपका मैं फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत। आप बन रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कमोडिटी राउंड अप। नमस्कार।